नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौर, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे कि किस पृष्ठभूमि में एक बड़ा आंदोलन भारत के अंदर, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वो प्रारंभ हुआ। तो उस आंदोलन के 1930 में प्रारंभ होने से पहले ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि जिसके कारण एक राष्ट्रव्यापी विशाल आंदोलन करने का निर्णय लेना पड़ा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा करते आ रहे हैं कि जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है और उसके बाद में 1922 में जब जैसे ही ये आंदोलन स्थगित होता है, गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है और कांग्रेस के अंदर परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी, इन दो विचारधाराओं के बीच में मतभेद प्रारंभ हो जाता है और इसी बात को लेकर के परिवर्तनवादी स्वराज दल का गठन करते हैं। ऐसी ही परिस्थितियों में 1924 के अंदर गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय में गांधी जी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट नज़र आती है। तो जब गांधी जी जेल से रिहा होकर के पुनः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर सक्रिय भूमिका में आए, तब परिस्थितियां इस प्रकार की बनी हुई थी, क्योंकि गांधी जी इस समय में अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई बड़ा आंदोलन छेड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन देश में हालात ऐसे बन गए, चूँकि एक तो जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उस समय में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे थे, लेकिन आंदोलन के स्थगित होने के बाद में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। दक्षिण भारत में मोपला जो मुस्लिम थे, उन्होंने इन दंगों की शुरुआत कर दी और इन दंगों की भेंट संपूर्ण भारत चढ़ गया। तो ऐसी परिस्थिति जब गांधी जी के सामने आई, तब गांधी जी ने स्वयं को इन सब परिस्थितियों का दोषी करार दिया और उन्होंने, उनके मन में पश्चाताप का भाव जगा और उनको लगा कि मेरी वजह से या मेरे इस निर्णय के कारण ही ये सांप्रदायिक दंगे संपूर्ण भारत में हो रहे हैं, जिसका दंश भारत की सारी जनता झेल रही है। निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, महिलाओं की हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला गया। तो ऐसा विभत्स जो काल था, वो भारत के अंदर एक दिल दहलाने वाली स्थिति पैदा हो गई थी। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के गांधी जी ने अपनी स्वयं की शुद्धि के लिए और सांप्रदायिक आंदोलन रुक जाए, उसके लिए उन्होंने 21 दिन के उपवास का प्रण लिया। तो गांधी जी के 21 दिन के उपवास करने के बावजूद भी ये घटनाएं बिल्कुल रुक नहीं रही थी। तो इन्हीं विषम परिस्थितियों के अंदर कि अब आगे क्या किया जाए। दूसरा, इसी समय जैसा हमने पहले भी चर्चा की है, स्वराज दल का गठन हो गया और स्वराज दल ने परिषदों में के चुनावों में हिस्सा लिया और वो एक बड़ी जीत के साथ जाकर के विधायिकाओं के अंदर बैठे। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, लेकिन जो गांधीवादी, जो गांधी जी के कट्टर समर्थक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, उन्होंने भी स्वराज्यवादियों का विरोध किया। और जब गांधी जी इस समय में बाहर आए, तब गांधी जी ने स्वराज पार्टी का सहयोग नहीं किया। गांधी जी ने कहा कोई नहीं, ये लोग अगर वहाँ जा कर के बैठ कर के बात कर रहे तो ठीक है, मौन स्वीकृति भले ही उन्होंने दे दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें जो है ब्रिटिश सरकार के साथ में किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, क्योंकि हमने असहयोग की नीति का अनुसरण कर रखा है। इसीलिए उन्होंने स्वराजवादियों का साथ देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो जिस प्रकार से वहाँ पर विरोध करना चाहे वो करे, लेकिन हम जो है हमारे बहिष्कार वाली नीति पर बिल्कुल अडिग रहेंगे। तो इन सब परिस्थितियों के बीच में कुछ ऐसे चेंजेज भी आए, जैसा कि हमने
पिछले वीडियो में 1928 की चर्चा की थी कि जब 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया और 1928 में बर्केन हेड जो उस समय में भारत मंत्री थे, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जितनी भी दल है, जितने भी राष्ट्रवादी दल है और जो भी दल राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, वो सभी मिलकर के सर्वसम्मति से भारत के लिए एक संविधान के निर्माण करके और उस पर चर्चा करें। और उसी के क्रम में 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है एक आयोग बना और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से, उस पर विस्तृत चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो जब ये नेहरू रिपोर्ट आई, तो नेहरू रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के अंदर उन्होंने जो है वो औपनिवेशिक स्वराज्य की बात की थी, लेकिन जो औपनिवेशिक स्वराज्य है उसके लिए वयोवृद्ध लोग, जो भी वयोवृद्ध नेतृत्व था इस समय में, गांधी जी समेत, उन्होंने उसको स्वीकार किया। लेकिन जो युवा इस समय में आए थे, सुभाष चंद्र बोस का नाम उसमें आता है, तो सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू युवा के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे। इन लोगों ने उस नेहरू रिपोर्ट का इतना समर्थन नहीं किया। इन्होंने ये कहा कि अब जो है औपनिवेशिक स्वराज की बात छोड़ करके हमें पूर्ण स्वराज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो पूर्ण स्वराज्य की बात करे, कि अंग्रेज अब चले जाए और हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, हम स्वयं अपने संविधान का निर्माण कर लेंगे। ये सारी परिस्थितियाँ बनी हुई थी। एक तरफ सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, एक तरफ असंतोष हो रहा था। इसी के बीच में किसानों का आंदोलन छिड़ गया। तो जब किसानों का आंदोलन छिड़ गया तो परिस्थितियाँ जो थी वो ब्रिटिश सरकार के लिए और भी भयंकर तरीके से विषम परिस्थितियों के रूप में सामने आई और किसानों ने भी बहिष्कार की नीति को अपनाया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार का वस्त्र उद्योग था वो बिल्कुल धराशायी हो गया। तो उद्योगों का पतन हो गया। भारत के अंदर इस समय में मंदी का दौर, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 1928 और 1929, क्योंकि चूँकि 1929 के अंदर पूरे विश्व में मंदी का दौर पड़ा था और विश्वव्यापी भयंकर आर्थिक संकट जो है वो उस समय में उत्पन्न हुआ था, तो भारत भी इस मंदी के दौर से गुजर रहा था। तो संपूर्ण जनता के अंदर एक अजीब प्रकार का असंतोष पैदा हो गया था और जनता के समझ में आ गया था कि ब्रिटिश सरकार की इन गलत नीतियों के कारण ही आज उन्हें ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो जब ये सारी परिस्थितियाँ जनता के सामने आई और संपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन होने लगे, तो इसी बीच में 1929 के अंदर ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया, जिसकी संभावना पहले ही जान पड़ी थी और इसीलिए उन्होंने 1927 के अंदर ही उन्होंने जो है साइमन कमीशन का गठन कर दिया था, क्योंकि वो वहाँ पर जानते थे। तो कंजर्वेटिव पार्टी का शासन वहाँ पर चला गया और कंजर्वेटिव पार्टी की जगह पे लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आ गई। लेकिन जो एक अनुमान था कि लेबर पार्टी पूरे बहुमत के साथ में और विशाल बहुमत के साथ में सत्ता में लौटेगी, वैसा भी नहीं हुआ। तो लेबर पार्टी को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ में मिलकर के वहाँ पर सरकार बनाई। इसलिए श्रमिक जो दल, जिसको हम लेबर पार्टी कहते हैं, वो भारत के प्रति उनकी सहानुभूति थी शुरू से ही, लेकिन उनके साथ में मिले हुए दलों का दबाव भी उनके ऊपर था। और इस समय में रैमजे मैकडोनाल्ड को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना गया। तो रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो राष्ट्रमंडल अधिवेशन में गए थे, तो उस समय भी उन्होंने वहाँ पर इस बात को रखा था कि अब जो है एक हमारा औपनिवेशिक राज्य है वो भी बहुत जल्दी राष्ट्रमंडल के अंदर शामिल होगा। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो जो राज्य है वो भारत है। तो भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाने के वो प्रबल पक्षकार थे। तो मैकडोनाल्ड की भारत के प्रति नीति सहानुभूतिपूर्ण नीति थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आई वो ये आई कि उनके साथ में जो उनके मिले हुए दल थे, वो दल कहीं न कहीं अभी भी भारत में इस प्रकार की किसी भी तरह की शिथिलता देने के पक्ष में नहीं थे। इसके बाद जब
जैसे ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड वहाँ पर प्रधानमंत्री बने, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने उस समय में भारत के जो वायसराय थे वो इरविन थे। तब उन्होंने इरविन को संदेश भेजा कि वो लंदन आए। तो इरविन यहाँ से लंदन गए, ब्रिटेन गए। तो वहाँ जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के साथ हुई, और मैकडोनाल्ड के कहने पर जब वो वापस भारत आए, तो भारत आने के बाद में उन्होंने एक घोषणा की जिसको इरविन्स डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, इरविन की घोषणा। तो इरविन ने भारत आकर के एक घोषणा की, और इरविन ने ये कहा कि 1917 के अंदर जिस तरीके से मॉन्टेग्यू के द्वारा एक घोषणा की गई थी, और मॉन्टेग्यू की घोषणा के अंदर ये स्पष्ट कहा गया था कि भारत के अंदर अब स्वशासन की स्थापना कर दी जाएगी। तो उन्होंने इसी बात को दोहराया कि कहीं न कहीं ब्रिटेन की जो सरकार है वो भारत में स्वशासन की स्थापना करना चाहती है। तो इरविन की घोषणा से भारतीयों के अंदर, और उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो शीर्ष के नेतृत्व करता थे, उनके मन में भी एक आशा की किरण जगी कि कहीं न कहीं अब ब्रिटेन की सरकार जो है वो भारत का पक्ष ले रही है, और कहीं न कहीं वो भारत को स्वराज की तरफ आगे बढ़ाएगी। तो ऐसी इरविन की घोषणा हुई। उसके बाद में उन्होंने दिल्ली के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। तो दिल्ली में सर्वदलीय मीटिंग बुला करके, और इस दिल्ली की जो मीटिंग थी, इस दिल्ली की मीटिंग में शीर्ष नेतृत्वकर्ता जिसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अंसारी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट जैसे बहुत सारे नेता थे, वो इस दिल्ली की बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक में शामिल होकर के उन्होंने इरविन से मिलने के लिए एक डेलीगेशन के रूप में वायसराय से मिलने जाएंगे, और वहाँ पर जाकर के हम हमारे भावी भारतीय संविधान के निर्माण की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे, और भारत में स्वशासन स्थापित हो जाए इसके लिए प्रयास करेंगे। अब ऐसे ही समय में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 के अंदर कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, तो उस कलकत्ता अधिवेशन के अंदर, क्योंकि अभी हम ये चर्चा कर रहे थे कि कहीं न कहीं जो युवा वर्ग था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, और जो वयोवृद्ध वर्ग था, उन दोनों में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने या नहीं करने को लेकर के मतभेद था। तब गांधी जी के आग्रह पर कलकत्ता के अधिवेशन में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित करवाया कि नेहरू रिपोर्ट को हम पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, और उसी नेहरू रिपोर्ट के आधार पर भावी जो संविधान निर्माण की बात की चर्चा चल रही थी, उसी बात पर चर्चा करने के लिए इरविन से मिलने का निर्णय लिया गया। तो जब ये जो दल ये जो एक दल बना, जिसने अभी मैंने चर्चा की है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से इन्होंने मीटिंग की, और इसके बाद में ये वायसराय से मिलने के लिए गए, और वायसराय के सामने जब इन्होंने मांग रखी स्वशासन के लिए, तो उस पर इनको संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि ब्रिटेन के अंदर श्रमिक दल के साथ में जिन जिन पार्टियों ने सहयोग किया था, वो अभी भी भारत के अंदर किसी भी प्रकार के स्वशासन के पक्ष में नहीं थे। दूसरा, जो कंजर्वेटिव पार्टी जो कि चुनाव हार गई थी, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, और कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रिटेन के अंदर जो लेबर पार्टी सत्ता में आई, उस लेबर पार्टी के ऊपर बड़े भयंकर तरीके से दबाव बनाया, और कंजर्वेटिव पार्टी ने इस प्रकार का माहौल बनाया, इस प्रकार का दबाव बनाया कि अब लेबर पार्टी को ऐसा लगने लगा कि कहीं न कहीं उनकी सरकार खतरे में आ जाएगी। इन माहौल के कारण सरकार के खतरे में आने की जो असुरक्षा की भावना लेबर पार्टी को महसूस हो रही थी, उसी का नतीजा था कि जब इरविन से मिलने के लिए ये सभी लोग, शीर्ष नेतृत्व के लोग पहुँचे, तो इरविन ने किसी भी प्रकार से भारत के अंदर इस प्रकार की कोई घोषणा करने या इस पर अमल करने के बारे में कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो एक तरीके से इरविन के साथ में जो मुलाकात थी वो पूर्ण रूप से असफल हो गई। जब ये मुलाकात असफल हो गई, इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की तरफ जाने का निर्णय लेने लगी,
इसी के बीच में 1929 के अंदर लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया। तो 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन माना जाता है। सबसे पहली बात इसमें यह थी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता युवा को सौंपी गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो नेहरू जब अध्यक्ष बने तो अध्यक्ष बनने के बाद में नेहरू ने, क्योंकि उन लोगों ने पहले भी इस बात को दोहराया था और इस पूर्ण स्वराज्य वाली बात को नहीं मानने के कारण पहले नेहरू और सुभाष बोस ने त्यागपत्र भी दिए थे, इसलिए नेहरू और सुभाष बोस की जो सोच थी उसको आगे बढ़ाते हुए अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था और बहुत बार ये पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी या पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ और इसी समय रावी नदी के तट पर रात्रि में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया और तिरंगा झंडा फहराने के साथ ही पहली बार जो है वो राष्ट्रगान वहाँ पर गाया गया। और इसके बाद में लाहौर अधिवेशन के बाद में निर्णय लिया गया कि अब हम ब्रिटिश सरकार की किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि हमारी पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता। इसके साथ ही इस अधिवेशन के अंदर ये तय किया गया कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 26 जनवरी जो है 26 जनवरी 1931 को भारत के अंदर पहला स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और उसके बाद में ये कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इन सब परिस्थितियों के बीच में, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी तरीके से भारत को जो है स्वराज की तरफ नहीं बढ़ाना चाहती है, इसलिए अब पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे। क्योंकि इरविन ने जब प्रारंभ में घोषणा की थी तो इरविन की घोषणा से कहीं ना कहीं आशा जगी थी कि अब भारत को जो है ब्रिटिश सरकार स्वराज की तरफ बढ़ाएगी। लेकिन जब इस बात को अस्वीकार कर दिया गया और ब्रिटेन के अंदर वहाँ की सरकार ने ये कहा कि अभी इस पर पूर्ण स्वराज की तरफ किसी भी तरीके से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, तब भारतीयों को लग गया कि अब ब्रिटिश सरकार केवल और केवल ये जो घोषणा की थी इरविन ने, वो ब्रिटेन की सरकार का यानी अंग्रेज़ों की कूटनीति का एक प्रयोग था। क्योंकि ये उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी कि भारत के अंदर जिस तरीके से अभी हमने चर्चा की, किसानों में असंतोष था, मजदूरों में असंतोष था, आम जनमानस में असंतोष था, मंदी का भयंकर दौर चल रहा था। तो ऐसे समय में क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रही थी। जैसा हमने देखा 1927 में जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई लाठीचार्ज में, तो उसके बाद में भगत सिंह के द्वारा जो है उनका बदला लेने के लिए सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी गई। और इसी समय में ही 1929 के अंदर ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के अंदर, जब वहाँ पर अधिवेशन चल रहा था असेंबली का, तो उस असेंबली हॉल के अंदर उन्होंने खाली बेंचों पर बम फेंके और स्वयं को गिरफ्तार भी करवाया। तो बम फेंकने के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि कहीं न कहीं जो ब्रिटिश सरकार अब बहरी हो गई है, उस बहरी सरकार को हम जागृत करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। तो ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर बढ़ रही थी और भारतीय जनमानस के अंदर जो असंतोष था और मंदी के कारण जो विकट परिस्थितियां पैदा हुई थी, इनके बीच में ब्रिटेन की सरकार जो है वो एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत उन्होंने ये घोषणा कराई कि हम स्वशासन देना चाहते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। क्योंकि न तो उन्होंने ये तय किया कि स्वशासन देना है तो कब देना है। इसीलिए लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकृत किया गया और अब आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर
पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। तो इन सब परिस्थितियों के दबाव में जब गांधी जी पर दबाव डाला गया, तब गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब भारत के अंदर एक बड़ा आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया जाए, क्योंकि इससे पूर्व इरविन की घोषणा के साथ में गोलमेज सम्मेलन करवाने की बात आई थी और गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर सहमति बनी थी। लेकिन अब कांग्रेस के नेतृत्व ने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस जो है वो गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा नहीं लेगी, और इसी बात को लेकर के गांधी जी ने एक नवीन आंदोलन छेड़ने की बात कही, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये सारी पृष्ठभूमि थी जिस पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। आगे हम इसको और अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।